फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आप सबका फिर से एक बार वार्म वेलकम करता हूं अपने आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली आपसे कनाडा की जो है वो 3 जो न्यूज़ है वो मेन शेयर करेंगे, जिसमें से एक गुड न्यूज़ है और 2 थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। तो जिसमें आपको कनाडा की ओवरऑल जो प्रेजेंट सिचुएशन है और जो फ्यूचर है इसका आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ईजिली। तो पूरी आपको डिटेल से बताऊंगा कि किसमें कौन कौन से जो क्लॉजेज रखे गए हैं और किस किस चीज़ से आप उस चीज़ को गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और हाँ, जो आपका कोई भी कज़न या कोई फ्रेंड कनाडा आ रहा है या आने वाला है, उससे वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उसको इसका बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं जो 2 थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। उसमें ये है कि जो आपने सुना होगा काफ़ी देर से कि कनाडा में जो है वो इमिग्रेशन रूल्स जो है वो सख्त करने किए जा रहे हैं। तो उसमें ये है कि जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने हैलिफैक्स में अपनी एक जो उनकी कैबिनेट की कन्वेंशन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कुछ उन्होंने इमिग्रेशन के जो रूल्स एंड लॉज को थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसमें उन्होंने किया क्या है कि जैसे उन्होंने कहा कि जो LMI है उनको थोड़ा सा स्क्रूटनाइज कर दिया, मतलब टाइट कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि LMI जो उन एरियाज़ में जहाँ पे जो आप कह सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से ज़्यादा है, वहाँ पे LMI ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल कर दी जाएंगी। बेसिकली उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिसर्स को पावर दे दिया कि उनका ऑफिसर्स जो है वो उसको अपनी उस LMI को वहीं पे कैंसिल कर सकता है, मतलब उसको प्रोसेस ही नहीं करेगा। जिस एरिया में क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6% से ज़्यादा है, कि अगर सपोज किसी ने कहीं पे रेस्टोरेंट खोला, उसको LMI चाहिए, पर अगर उसको अब वहीं का पर्सन रिक्रूट करना पड़ेगा अगर वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो जो है 6% से ज़्यादा है। अगर उससे कम है फिर वो अप्रूव कर सकता है। सबसे पहले उन्होंने एक रूल ये चेंज किया। नंबर 2, उन्होंने रूल ये कर दिया कि जैसे पहले क्या था कि मतलब आप अब टोटल वर्क फोर्स का 20% तक आप इंटरनेशनल जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनको रख सकते थे। अब उन्होंने उस रूल को वापस बढ़ा के 10% कर दिया। मीन्स अगर कोई बिजनेस है उसमें 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो पहले क्या था कि 10 पे आप 2 बंदे इंटरनेशनल जो फॉरेन वर्कर थे वो रख सकते थे। अब उन्होंने नहीं, वो 10 पे सिर्फ एक ही रखा जाएगा, उसका रेशियो कम कर दिया, 21 की जगह 1% कर दिया। और वो भी तब अगर उस एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 10% 6% से ज़्यादा है, उसको वो नहीं मिलेगा। अगर कम है तो फिर उसको वो मिल जाएगा। एक तो उन्होंने ये चेंज कर दिया। और उसके बाद उन्होंने इसमें कुछ सेक्टर्स को जो थोड़ा सा वो एग्जाम्प्ट भी कर दिया कि मतलब कुछ सेक्टर के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जिसमें कौन कौन सेक्टर है? नर्सिंग सेक्टर आपका, फूड सेक्टर आपका, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्रीज को उन्होंने इसमें से एग्जाम्प्ट कर दिया कि ये ज़्यादा रख सकते हैं, पर शर्तें है वो 6% से ज़्यादा ना हो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उन्होंने ये कहा है। और उन्होंने कहा है कि जो कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो इंटरनेशनल फॉरेन वर्कर्स का जो नंबर है वो बढ़ गया, उसका वो रिड्यूस करना चाहते हैं। जिस वजह से उन्होंने कहा कि हम आने वाले फ्यूचर में जो PR है उसको भी मतलब कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अभी तो नहीं, 25-26 के लिए 5.5 लाख ही हैं, और उसके बाद वो इस नंबर को कम करेंगे। और उसके बाद एक चीज़ और उन्होंने कही है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो पहले लोग विजिटर पे आके LMI ले लेते थे, LMI लेके वर्क परमिट पाता था, वो उसको भी बंद करने जा रहे हैं। मतलब LMI के लूप होल्स को वो बंद करने जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोग किसी दूसरी कंट्री से यहाँ पे एज अ विजिटर आते थे, पैसे से LMI खरीद के, फिर वहाँ पे वो क्या करते थे कि अपना वर्क परमिट कन्वर्ट करवा लेते थे, यहाँ पे US बॉर्डर पे जाके भी वो उसको कन्वर्ट कर लेते थे। मतलब वो उन्होंने कहा हम ये भी जो है पूरी तरीके से बंद करने जा रहे हैं। अब इससे होगा क्या कि जो लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे, जो इंटरनेशनल विजिटर्स यहाँ पे आए हैं, वो अपना क्या करेंगे, वर्क परमिट नहीं ले पाएंगे। ये उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत जो है वो क्रिएट करेगा। तो ये मोटी मोटी उन्होंने बातें कही हैं कि मतलब जो बड़ा हाय तौबा मचा है सारी जगह पे कि कनाडा ख़त्म हो गया है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए कि इलेक्शन का उनके ऊपर प्रेशर बनता जा रहा है। जो दूसरी पार्टी है वो कह रही है कि हम इमिग्रेंट्स के ऊपर सख्त होंगे, तो अब जस्टिन ट्रूडो को भी मतलब फंसे हुए ये सब करना पड़ रहा है, जिसके बिना उनका भी गुजारा नहीं है। उनको भी इलेक्शन में वोट चाहिए, उनकी पॉलिटिशियन है, तो एट द एंड पॉलिटिशियन का मेन मकसद होता है वोट्स लेना। अगर वो ये सब करेंगे तो ही उनको वोट जो है वो मिलेंगे। और उसके अब
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर वो पहले ही कैप लगा चुके हैं, जिस तरह से वो कह चुके हैं कि हम मतलब उन्होंने कॉलेज के ऊपर स्क्रूटनी कर दी है, फ़ी बढ़ा दी है, आपका GIC बढ़ा दिया, तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर वो पहले ही कैप वो जो है लगा चुके हैं, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो टाइट कर चुके हैं। बट LMI वाला सिस्टम थोड़ा सा खुला था, ये लूप होल्स थे इसमें, तो वो उसको अब उन्होंने उसको भी कवर कर दिया। तो ये आ गया। और उसके बाद जैसे आपको पता कि जो उनके मार्क मिलर हैं वो भी पहले से भी ये वाली बातें वो करते आ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो उस चीज़ का भी फ़र्क जो है वो पड़ना लाजमी था। बट हाँ, ये जस्टिन ट्रूडो ने अपनी तरफ से कर दिया ताकि उनको इलेक्शन में उनकी पार्टी को फ़ायदा हो सके, क्योंकि जो PM यहाँ के वो जस्टिन ट्रूडो ही हैं, तो उन्होंने अपनी पार्टी को बेनिफिट के लिए ये सब बातें जो उन्होंने रूल्स और लॉज थोड़े से चेंज कर दी हैं कि जो जहाँ पर भी कोई भी है वो मतलब 6% से ऊपर है वहाँ पे वो नहीं कर सकता, LMI प्रूव नहीं होगी। और जैसे क्यूबिक यहाँ पे प्रोविंस है जिसको जहाँ पे फ्रेंच चलती है, तो वहाँ के भी जो उनके जो थे गवर्नर, उन्होंने भी पिछले दिनों ये कह दिया था कि क्यूबिक ने सारी तरह की इमिग्रेशन जो बैन कर दिया है। मतलब उन्होंने कहा कि LMI ये नहीं मिल सकती, क्यूबिक में भी जो बेसिक सैलरी के ऊपर LMI नहीं मिलेगी। हाँ, उसके लिए आपको मतलब हाई, अगर जो बेसिक से ऊपर वाली सैलरी क्लास है, जैसे बेसिक टोरंटो में $17-18 जितनी भी है, मतलब ओंटारियो में, टोरंटो तो नहीं ओंटारियो में, तो उसके ऊपर वाली जो $26-27 पे है उनमें LMI अप्रूव हो सकती है। वो क्यूबिक ने भी यही किया था कि जो वहाँ पे बेसिक सैलरी वाली LMI थी वो क्यूबिक ने सारी ही बंद कर दी थी, ताकि वहाँ पे इमिग्रेंट्स को रोका जा सके और जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको थोड़ी सी हेल्प की जा सके। क्योंकि क्यूबिक में क्या है कि आपको अगर फ्रेंच आती है तो आप वहाँ पे इजी PR ले सकते हो, बट वहाँ पे आपको फ्रेंच आनी चाहिए। तो लोग फ्रेंच सीख के वहाँ पे PR होने शुरू हो गए थे, जिससे वहाँ के लोकल जनता को परेशानी होती थी। तो क्यूबिक ने भी ये फैसला ले लिया कि जो मतलब बेसिक सैलरी वाली LMIs है उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो ये था जो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट ने किया था। बट इसमें हाँ, उन्होंने 3-4 सेक्टर को एग्जाम्प्ट कर दिया, जैसा आपको मैंने पहले बता दिया, नर्सिंग सेक्टर, फूड सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। अगर आपके ये 3 सेक्टर हैं तो आप इसमें से एग्जाम्प्ट हो, LMI वो जो बिजनेस ओनर है वो ले सकता है। बट ऐसे होगा कुछ नहीं, अब LMI के रेट बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात है, रेट वापस थोड़े से और इंक्रीज, LMI थोड़ी सी और महंगी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने LMI पूरी तरीके से बंद नहीं किया। अगर LMI को उनको ख़त्म करना था तो जो LMI के पॉइंट मिलते हैं वो उसको बैन कर देते, काट देते उसमें से PR के, उसमें से LMI अपने आप खत्म हो जानी थी। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो भी लूप होल रखना चाहते हैं ताकि सिस्टम चलता रहे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए, टैक्स चाहिए, तो उन्होंने इस सिस्टम को रनिंग रखा हुआ है। बट हाँ, अब थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी जिससे LMI के रेट और बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितने बिजनेस ओनर्स हैं, कुछ बिजनेस ओनर्स ऐसे हैं जो चलते ही LMI के सिर पे हैं, बिजनेस मतलब चलते बिजनेसेस LMI के सिर पे हैं, LMI बेचते हैं, उससे वो पैसे कमाते हैं। तो अब एक थोड़ी सी गुड न्यूज़ है, वो भी आपको बता देते हैं। उसमें ये है कि जैसे आपको मेरी एक पहले वीडियो भी आई थी कि TR to PR प्रोग्राम जो है वो चलाया जाएगा। उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग जो यहाँ पे लोग अनडॉक्यूमेंटेड उनको भी पक्का करेंगे। तो वो गुड न्यूज़ है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। बट उसकी शुरुआत हुई है ओंटारियो से। जो ओंटारियो की गवर्नमेंट है उसने एक मतलब नोटिफिकेशन निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि हम 1000 लोगों को PR करेंगे, बट वो करेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में से, कि जो लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उनके पास पेपर्स नहीं है, तो जो ओंटारियो सरकार है वो उनको PR करने जा रही है। वो करेगी क्या, ओंटारियो सरकार ने उसके लिए गाइडलाइंस बनाई हैं कि जैसे वो सिर्फ 1000 लोगों के लिए PR है और वो 31 दिसंबर 2024 तक उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें अगर पर वो उसके लिए पहले इलीगल होने चाहिए, मतलब उनके डॉक्यूमेंट उनके सारे एक्सपायर हो गए पर अभी भी वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1000 का कोटा रखा गया। अब उसके लिए भी उन्होंने मोटे मोटे 3 जो है वो शर्तें रखी हैं। उन 3 शर्तों में क्या क्या कि पहले आप लीगल तरीके से कनाडा में एंटर किए होने चाहिए, मतलब ये नहीं कि आप आए डंकी लगा के हो तो आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो तो आपको PR दी जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए पहला मेन ये कि आप लीगल तरीके से कनाडा में एंटर किए होने चाहिए, जिसमें कि आप चाहे स्टूडेंट परमिट पे आए चाहे वर्क परमिट पे आए, बट आप आए कनाडा में लीगल तरीके से आपने कनाडा में एंट्री की है। अगर आपने लीगल तरीके से कनाडा में एंट्री किया तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो एक तो ये हो गया। नंबर 2 ये है कि आपके पास 3 साल का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 3 साल जो है वो काम किया हुआ है। 3 साल आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर काम किया है, एक्सपीरियंस है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जो उसकी जो तीसरी सबसे मेन जो कंडीशन है वो ये है
कि आपको कनाडा में 5 साल हुए होने चाहिए। ये नहीं कि आप 2-3 साल पहले ही आए, आते कंस्ट्रक्शन में काम किया, पेपर नहीं है और आप उसके लिए एलिजिबल हो ना। आपको कनाडा में 5 साल हुए होने चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस हुआ होना चाहिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, और आपने कनाडा में एंट्री जो है वो लीगल तरीके से ली होनी चाहिए। आप कनाडा में आए लीगली होने चाहिए, इलीगली नहीं, लीगल आए होने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट नहीं है तो सरकार उनको पक्का करने जा रही है। और उसमें जो फोर्थ एक पॉइंट है जो आपको एडिशनल बेनिफिट दे सकता है कि अगर आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी हैं तो आपको उसमें ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे और आपको उसमें पीआर दी जा सकती है। तो जो कोई भी इस कैटेगरी में फॉल करता है वो 31 दिसंबर 2024 से पहले 31 दिसंबर 2024 से पहले अप्लाई कर सकता है ताकि उसको पीआर मिल सके। तो मैंने ये पहले भी वीडियो की थी कि कनाडा के जो मार्क मिलर ने भी कहा था कि हम टीयर 2 पीआर प्रोग्राम ला सकते हैं, जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड है उनको हम पीआर कर सकते हैं। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हुई है ओंटारियो से, जिसमें 1000 पोस्टें, 1000 का जो कोटा रखा गया है, वो लोग जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वो उसमें पीआर ले सकते हैं। 3 शर्तें आपको मैंने बता दी, जो गवर्नमेंट ने 3 क्लॉज रखे, आपने उसको फुलफिल करना और आपको आपकी पीआर जो है वो मिल सकती है। और एक तो ये, और उसके बाद एक पॉइंट और है, वो है कि जो लोग कनाडा में रिफ्यूजी जो असाइलम क्लेम कर रहे हैं, पिछले कुछ टाइम में इंडियंस का नंबर यहाँ पे 200 से लेकर 500% तक बढ़ गया है जो इंडियंस यहाँ पे असाइलम क्लेम कर रहे हैं। अब उसमें क्या है कि कुछ गवर्नमेंट्स की भी गलतियां और कुछ इंडिविजुअल की भी गलतियां। सबको पता है असाइलम या रिफ्यूजी वो होता है जिसको दूसरे देश में शरण चाहिए होती है, उसको अपने देश में जान से खतरा होता है कि वो बोलता है कि मेरे देश में कोई मुझे मार सकता है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्यूजी असाइलम क्लेम कर डालते हैं कि हाँ भाई हमें वहाँ पे जान से खतरा है तो हमें यहाँ पे रहने की इजाज़त दी जाए। तो अब उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो गया इंडियंस का, मतलब 200 से लेके 500% तक इंक्रीज हो गया। उसमें से क्या है कि जो लोग वहाँ पे विजिटर आ रहे हैं वो कहीं रिफ्यूजी क्लेम डाल देते हैं, कहीं स्टूडेंट रिफ्यूजी क्लेम डाल रहे हैं, कहीं वर्क परमिट पे आए थे वो रिफ्यूजी क्लेम डाल रहे हैं। मतलब जैसे गवर्नमेंट पीआर के पाथवे स्ट्रिक्ट कर रही है, डिफिकल्ट करती जा रही है, तो लोग जो है वो रिफ्यूजी क्लेम डालते जा रहे हैं। पहले बेसिकली ये एक अच्छा आइडिया था कि आप टाइम बाय कर लेते थे। देखो होने तो वो रिजेक्ट ही है, क्योंकि उनको आप जब जो विजिटर आया जो स्टूडेंट आया वो रिफ्यूजी का 100 में से 1 बनेगा, वो भी नहीं, वो भी बड़े कम चांसेस है, होना तो वो रिजेक्ट ही है। बट पहले ये था कि आप उसमें टाइम बाय कर लेते थे, मतलब आपको 5-7 साल मिल जाते थे, लोग पैसा कमा के चले जाते थे। बट अभी वो क्या कि गवर्नमेंट ने प्रोसीजर तेज कर दिया, वो 2 साल में उसका फैसला आ रहा है। और एक बार आपने रिफ्यूजी क्लेम डाल दिया तो आप दोबारा कनाडा कभी नहीं आ सकते। अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया तो आपके ऊपर फिर दोबारा आप कनाडा एंटर नहीं हो सकते। तो इसलिए रिफ्यूजी क्लेम ना ले, आप वापस अपनी बैक होम कंट्री जाके फिर वहाँ से वापस आ सकते हो अपना एक्सपीरियंस लेके, वो एक रास्ता खुला रहता है। बट रिफ्यूजी क्लेम डाल के आप अपने हाथ खुद ही काट देते हो एक किस्म से। बट इंडियंस का वो जो काफ़ी इंक्रीज कर चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पीआर के पाथवे जो मुश्किल कर दी, जिस वजह से लोग मजबूर हो गए हैं अब क्या करने के लिए, रिफ्यूजी क्लेम में अपने आप को डालने के लिए। उससे क्या होता है कि फिर वो कई एजेंट जो यहाँ पे हैं या जो कई लॉयर है वो उनको बोलते हैं कि आप किसी भी जो इंडिया एक्सपोज इंडिया है उसके खिलाफ कोई भी मूवमेंट में अपने फोटो खिंचवा के डाल दो, सपोज खालिस्तान सपोर्ट के, तो आपका रिफ्यूजी क्लेम जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। बट वैसा नहीं हो रहा, वो भी अब रिजेक्ट होना शुरू हो गए हैं, फिर उनको वो डिपोर्ट कर दिया जाता है। और एक बार वो डिपोर्ट हो गए फिर वो कभी भी कनाडा वापस नहीं आ सकते। और हाँ, कहीं एक नया ट्रेंड ये भी है कि कई लोग इंडिया से कनाडा आ रहे हैं फिर आगे यूएस जा रहे हैं। वो उनको मैं उनके लिए भी बता दूं कि अगर वो कनाडा आके इंडिया से आगे यूएस जा रहे हैं तो उनका यूएस में भी वो जो है वो अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि कनाडा और यूएस आपस में डाटा शेयर करते हैं, इनकी आपस में ट्रीटी है कि जो बंदा कनाडा में आ गया फिंगरप्रिंट दे दिया वो यूएस में पक्का नहीं हो सकता। तो इस बात का भी ध्यान रखें। इसमें भी एजेंट बेवकूफ़ बनाते हैं, वो अपने पैसे निकाल लेते हैं, पर आगे बंदा जो है वो फंस जाता है, क्योंकि कनाडा और यूएस के आपस में ट्रीटी है कि ये डाटा शेयर करते हैं। जो पर्सन एक बार कनाडा आ गया फिर वो यूएस जाएगा, डाटा शेयर हो जाएगा, तो फिर उसका वहाँ पे भी ग्रीन कार्ड या उसका जो पीआर का पाथवे है वो मुश्किल हो जाता है, वो नहीं बनता। तो इसलिए उस चीज़ में भी ना पड़े। हाँ, एजेंट तो बोल देते हैं बट आगे जाके पर्सनस को दिक्कत आ जाती है, क्योंकि कनाडा जो है वो शेयर करता है इन्फॉर्मेशन सारी यूएस के साथ। तो ये थी इस हफ्ते की मोटी मोटी खबरें, सबसे जो मेन थी। हाँ, नेगेटिव वाली सबने बताई होंगी, पॉजिटिव पीआर वाली शायद किसी ने कवर ना की हो, वो मुझे लगा ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो बतानी ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अगर कोई भी आपका है कोई फ्रेंड या रिलेटिव जो कनाडा आ गया या आना चाहता है या इनमें से किसी भी कंडीशन में है, तो वो वीडियो को ज़रूर देखे, हो सकता है उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन